So hello, welcome back to my YouTube channel and sorry. इस वीडियो में आपको बेसिकली मैं बताऊंगा कि एक आइल्स का एग्ज़ाम कैसे क्लियर करें। बहुत से लोग मेरे फ्रेंड्स भी हैं, मतलब कि मेरे नॉन बहुत से लोग हैं जिनसे आइल्स का एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा। तो आई थिंक अगर आप ये वीडियो देखो ज़्यादा नहीं तो थोड़ी हेल्प तो आपकी शायद हो ही जाए। मैंने 7.5 स्कोर किए थे, अभी आपको स्क्रीन पे शायद मेरे बैंड स्कोर दिख भी जाए। तो मैंने 7.5 स्कोर किए थे। तो कोई बहुत मुश्किल एग्ज़ाम नहीं है, आइल्स का बहुत ही ईजी एग्ज़ाम है, लेकिन ऐसे ही हाइप बनी हुई है इसकी। सो आइल्स के में बेसिकली 4 मॉड्यूल्स होते हैं, रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। जिसमें से लिसनिंग इज़ द ईजीएस्ट पार्ट। इसमें आप 9 आउट ऑफ 9 भी स्कोर कर सकते हो। तो सबसे पहले लिसनिंग की बात कर लेते हैं। सो लिसनिंग में ज़्यादा स्कोर कैसे करें। सबसे पहले लिसनिंग में किसी के कम नहीं आते। अगर आपके आ रहे हैं तो आप लिसनिंग का सिर्फ एक ही फंडा है, आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको ट्राई करो करते। बहुत से लोग सेंटर जाते हैं, कोचिंग सेंटर, बस वहीं पे एक दो करते हैं और घर का कुछ नहीं करते। तो इंस्टेड आप यूट्यूब पे बहुत कुछ है, मतलब जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं ना अभी उनके भी आ जाते हैं यूट्यूब पे। तो बस, और ख़ासकर हेडफोन्स लगा के आप कोशिश करो, क्योंकि हेडफोन्स लगा के आपको मतलब एक एग्ज़ाम की वो आ जाती है, मतलब ना वाइब आ जाती है। इसमें टाइमिंग भी आप थोड़ा 1 घंटा आपको टाइमिंग मिलती है। तो अगर थोड़ी आप एग्ज़ाम की तरह से तैयारी करोगे तो लिसनिंग इज़ सो ईजी। मतलब मेरे 8.5 थे लिसनिंग में, और मेरे जो कोचिंग सेंटर थे वहाँ पे 31-32 ही आते थे, और 8.5 का मतलब है ऑलमोस्ट 38 और 39। तो बहुत इजी आती है कंपैरेटिवली वहाँ पे। एंड उसके एक दो टिप्स ये हैं कि सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम्स, उसमें सबसे ज़्यादा जो एग्ज़ाम में नंबर कटते हैं लिसनिंग में लोग, वो MCQs में कटते हैं। तो MCQs का क्या है कि जैसे ही अगर आपका जैसे ही जो भी आपके वॉइस चलेगी गानों में लिसनिंग, उससे पहले आपको जो क्वेश्चंस के लिए 60 या 30 सेकंड्स का टाइम मिलता है। तो मैं क्या करता था, मैं अच्छे से सारे क्वेश्चंस रीड कर लेता था, अच्छे से सारे ऑप्शंस रीड कर लेता था। और जब जब एक्चुअली क्या होता है, जब आप देखते हो तो आप फर्स्ट क्वेश्चन अगर आपने मिस कर दिया तो आपको पता ही नहीं है कि सेकंड क्वेश्चन कब शुरू हो गया। तो अगर आपने फर्स्ट मिस किया तो यू आर, मतलब कि आपके सब मिस हो जाएंगे। इसलिए आप क्या करो, सबसे पहले क्वेश्चंस और ऑप्शंस एकदम अच्छे से रीड मान लो कि आपको पता हो कि सेकंड क्वेश्चन कहाँ से शुरू हो रहा है। अगर आपका कहीं से फर्स्ट मिस भी हो रहा है तो जैसे ही मतलब आपको फर्स्ट मिस हो रहा है तो वहाँ पे एक रैंडम गेस कर दो। रैंडम मतलब कि थोड़ा जो आपने सुना है उसके हिसाब से साइड में टिक लगा दो, और बाद में आप चेक कर सकते हो और दूसरा क्वेश्चन शुरू कर दो। एक मिस होता है तो उसके पीछे वहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन मिस हुआ था और मैं वही सोचता रहा कि यार इसका क्या हुआ, और उसके आगे होने लग पड़े। चलो फिर भी मैंने थोड़ा सा, मेरा कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन होते हैं, ऐसा कोई बहुत ही हार्ड क्वेश्चन नहीं आते। और एक और टिप ये है कि लिसनिंग में ज़्यादातर क्वेश्चंस जो गलत भी होते हैं वो जैसे कि एस वर्ड से बहुत होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे किसी आंसर फिलअप का आंसर कम्युनिकेशन, एंड अगर वो आपको प्रोनाउंस करेगा तो कम्युनिकेशन, तो एन और एस में मेरा जो गलत हुआ है मेरा उसी में हुआ है। तो आई थिंक वो आप ध्यान रख सकते हो कि आपको एस का ध्यान रखना चाहिए हमेशा, एस का या ई का, जो भी लास्ट में जो आता है, क्योंकि अक्सर हम वो मिस कर सकते हैं। बाकी लिसनिंग का सिंपल सा फंडा है, आप बस ट्राई करते रहो, ज़्यादा से ज़्यादा दिन में लगातार ट्राई करते जाओगे तो बहुत इजीली यू कैन स्कोर बेटर इन लिसनिंग। लिसनिंग में आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आपका कोई और मॉड्यूल हल्का है तो लिसनिंग आपके मॉड्यूल को ऊपर कर दो। लिसनिंग में सेकेंड है स्पीकिंग। स्पीकिंग आई थिंक मेरी तो शुरू से ही ठीक थी, क्योंकि और किसी भी बच्चे ने जिसने CBSE में या फिर ICSE, ICSE तो बहुत ज़्यादा, CBSE में भी अगर किसी ने पढ़ाई की है तो स्पीकिंग आपकी अच्छी ही होती है। तो वहाँ पे लेकिन स्पीकिंग, जो आइलेट्स की स्पीकिंग है उसका मीनिंग डिफरेंट है। उसका मीनिंग आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स है। बहुत से लोग सोचते हैं कि यार मैं बड़े बड़े वर्ड्स यूज़ करूँगा, वोकैब जैसे इसमें होती है, 4 चीज़ें पे होते हैं, कोहेजन होता है, लेक्सिकल रिसोर्सेज होती हैं, ऑल दोस। सो अगर आप लोगों को लगता है बहुत बड़े बड़े वर्ड्स यूज़ करूँगा तो उससे मेरे बैंड्स आ जाएंगे, जो कि इंटायरली मेरे हिसाब से मिथ है। मेरे स्पीकिंग में अराउंड 7 बैंड्स थे, और वो भी मेरे शुरुआत में बहुत गंदा मैं फंबल किया था, मतलब कि कोई फुकरी नहीं मार रहा हूँ, लेकिन सच में मतलब कि मेरा अच्छा नहीं हुआ था तो भी मेरे 7 आए थे। तो आई थिंक अगर आपको स्पीकिंग की तैयारी करनी है तो मोर देन वोकैबलरी जो आप चीज़ कर सकते हो वो सिनोनिम्स पे ध्यान दीजिए। आपको किसी भी एक वर्ड्स के कितने सिनोनिम्स आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हैप्पी, हैप्पी वर्ड है, तो हैप्पी के आपको कितने सिनोनिम्स आ रहे हैं, जॉयफुल, डिलाइटेड, ऐसे करके कितने ही उसके सिनोनिम्स आने चाहिए, क्योंकि आप सिमिलर वर्ड्स आप यूज़ नहीं कर सकते। और ये चीज़ आपको राइटिंग में बहुत काम आएगी, क्योंकि राइटिंग में भी आपको वोकैब चाहिए, और राइटिंग में भी अगर आप वर्ड्स
रिपीट कर रहे हो तो उसके नंबर कटते हैं। तो मोर देन वोकैब आप उस पर ध्यान दीजिए। और ईडियम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ईडियम्स लोग यूज़ नहीं करते हैं, यूज़ ही नहीं कर रहे लोग। मैं देख रहा हूँ मेरे फ्रेंड्स हैं वो ईडियम्स ही यूज़ नहीं करते, एटलीस्ट वन, मैक्सिमम टू, उससे ज़्यादा भी नहीं। क्योंकि ईडियम्स, क्योंकि आप रोज़ रोज़ मतलब की भाषा में कितनी बार आप मुहावरे यूज़ करते हो, मिनिमम ना। तो आप मिनिमम वन, मैक्सिमम टू, उससे ज़्यादा आपको ईडियम्स, तो मैक्सिमम टू मीडियम्स आपको यूज़ करने हैं। और जैसे एक ईडियम आप कहीं ना कहीं आपके जो स्टार्टिंग में बोल दो क्यू कार्ड के, और फाइनल में एंड करते हुए दूसरा ईडियम बोल दो, तो ऐसा आप कर सकते हो। जैसे क्यू कार्ड आ गया, आपको स्पीकिंग की जो सबसे बड़ी जो चीज़ है स्पीकिंग में, हमको कोचिंग सेंटर्स में बताया जाता है बहुत कुछ है कि आपको जो फर्स्ट क्वेश्चंस रहते हैं ना, 3 पार्ट्स में होती है स्पीकिंग यहाँ पे, पहले इंट्रोडक्शन, देन क्यू कार्ड, देन फॉलोअप्स। तो जो इंट्रोडक्शन क्वेश्चंस उसमें हमें अक्सर बताते हैं कि कम से 3 या 4 लाइन में आंसर देके जल्दी से ख़त्म करूँ। बट इंस्टेड आई थिंक जो मैंने किया था कि आपको आई थिंक एकदम लंबे लंबे आंसर्स भी नहीं देने हैं, पर एकदम छोटे आंसर्स भी नहीं देने हैं। आप थोड़े मीडियम से आंसर दो जो स्टार्टिंग की इंट्रोडक्शन है, क्योंकि आपकी स्पीकिंग ओवरऑल 10-12 मिनट की होनी है। तो अगर आप स्टार्टिंग के ही इंट्रो में ही 5 मिनट उसके वेस्ट कर दोगे, और क्योंकि स्टार्टिंग के क्वेश्चंस के आंसर देना आसान होता है, उसमें आपको कोई एग्जांपल नहीं देना, उसमें आपको कोई कंपैरिजंस नहीं करने ना, जो फॉलोअप्स में आपको करने पड़ते हैं। तो उसमें आप क्या करो कि थोड़े से ना नॉर्मल से थोड़े से लंबे आंसर, थोड़े से लंबे, और जितने भी वो सवाल पूछता है अच्छे आंसर, बेवजह खींचने की भी कोई चीज़ नहीं है, आंसर तो दे ही सकते हैं। तो थोड़े से लंबे आंसर्स दो जिससे उसका थोड़ा सा आपका जो टाइम ड्यूरेशन है कम हो जाए। फिर उसके बाद आप क्यू कार्ड पे आओगे। क्यू कार्ड वैसे तो हमें सबको लगता है 2 मिनट, लेकिन 2 मिनट बोलने नहीं देता कोई वहाँ पे। मेरे कई दोस्तों को तो 30 सेकंड में भी रुका हुआ है, पर मेरे को याद है मैंने कुछ 1.5 मिनट बोला था वहाँ पे। 1.5 मिनट मैंने क्यू कार्ड बोला था, और क्यू कार्ड 1.5 मिनट बोलने के बाद आपको वो चुप करा देते हैं। और इसलिए आपको, और जो हाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, क्यू कार्ड आपको जो क्वेश्चन मिलता है उसके नीचे 3 बुलेट पॉइंट्स होते हैं, उन तीनों को कवर करना ज़रूरी है 101%। मैंने नहीं किया था, उसने मेरे को अलग से पूछ लिया था। मेरे को लगा यार ये फिर से क्वेश्चन पूछ रहा है, लेकिन वो क्यू कार्ड था, मतलब कि बुलेट पॉइंट था। तो बुलेट पॉइंट के तीनों को कवर करना बहुत ज़्यादा। क्यू कार्ड स्टार्ट होने से पहले जो आपको 1 मिनट मिलता है, वो 1 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें वैसे तो सबकी अलग स्ट्रैटेजी होती है, बट व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज कि मैं 5 कोई वर्ड्स लिख लेता था, 5 या 6 जितने भी वोकैब के टॉपिक से रिलेटेड, एंड 2 इडियम लिख लेता था, क्योंकि मेरे को पता होता था कि ये तो भाई साहब मैंने यूज़ करनी है, चाहे क्यू कार्ड कहीं भी जाए, मैंने ये 5-6 वर्ड्स और 2 इडियम्स यूज़ करनी है। और वो मेरे हो भी जाते थे, क्योंकि मेरे को पता होता था कि मैंने इसी के अराउंड स्टोरी बनानी है, कुछ ना कुछ इसमें ऐड करना है, वैसे कैरेक्टर्स होते थे मेरे। सो अगर आप एक स्ट्रैटेजी मतलब एक्सेप्ट कर सकते हो, बाकी सबका अलग होता है। आफ्टर क्यू कार्ड जो आते हैं आपके फॉलोअप्स क्वेश्चंस में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और ये कहीं मैंने पढ़ी नहीं है, जो मेरे को लगता है ऐसा, कि आपको हर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं आपको एग्जाम्पल देना है और कंपैरिजंस करने हैं, लाइक इट हैज़ अ पॉजिटिव इम्पैक्ट, इट हैज़ अ नेगेटिव इम्पैक्ट। एंड क्योंकि मेरे टाइम में सिर्फ मेरे को एक फॉलोअप क्वेश्चन पूछा था उन्होंने, सिर्फ एक, क्योंकि मैंने इंट्रो में थोड़ा सा लंबा करता गया हर क्वेश्चन में। क्यू कार्ड भी मैंने पूरा अच्छे से सुनाया कॉन्फिडेंस से। थोड़ा सा फंबल हुआ था शुरू में, लेकिन फिर मैंने सही कर लिया। और इसलिए फॉलोअप्स क्वेश्चन पे उसको, क्योंकि स्पीकिंग होनी तो 10-12 मिनट की है, तो उसने लास्ट में सिर्फ मेरे को एक पूछा, उसमें मैंने एक एग्जांपल दे दिया, कुछ विराट कोहली का एग्जांपल दिया था मैंने, और ऐसे ही कुछ कंपैरिजन भी किया। तो ये आप कर सकते हो स्पीकिंग में अपने नंबर इंक्रीज करने के लिए। उसके बाद ग्रीटिंग्स अच्छे से कर लेना, मतलब जो भी एग्जामिनर होगा। और बहुत सी अफवाहें सुनी है मैंने, मतलब सबने ही सुनी थी कि एग्जामिनर्स उठ के चले जाते हैं आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। तो मेरे को नहीं लगता ऐसा कुछ भी होता है, नॉर्मली होता है सब कुछ, मतलब बहुत ही पोलाइट होते हैं वो। सो एक्सेप्शंस में तो कुछ भी हो सकता है। सो बहुत ही नॉर्मल है, इतना डरने वाली कोई बात नहीं है। क्योंकि अगर आप डर गए और वहाँ पे एक नर्वसनेस होती है, चाहे आप कितने सूरमा हो, नर्वसनेस होगी ही, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई भी सेकेंड अटैम्प्ट देना नहीं चाहता, तो इसलिए नर्वसनेस होगी। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप जब स्टार्टिंग करोगे ना, एवरीथिंग विल बी ओके। तो बस किस तरीके से स्टार्ट कर देना, आप बोलना सब सही। तो उसके बाद आता है रीडिंग, एंड रीडिंग की जो तैयारी है वो सिमिलर है लिसनिंग के साथ। रीडिंग भी आपको पैसेजेस आते हैं 2-3, उसमें क्वेश्चंस आते हैं, हेडिंग्स वाले क्वेश्चंस आते हैं, फिलअप्स आते हैं, एमसीक्यूज आते हैं। तो ये आपके समझने के ऊपर है कि आप कितनी जल्दी टेक्स्ट को समझ रहे हो। और जैसे सिनोनियम्स की बात थी, अगर आपकी वोकैबुलरी भी अच्छी है तो कई बार उसमें ना थोड़े मुश्किल वोकैब आ जाती है रीडिंग में।
जो आपको अगर आपको कोई वोकैब ही नहीं आती, अगर आपको पता ही नहीं है इसका मीनिंग क्या है, तो आप क्या ही समझ लोगे। इसलिए थोड़ा थोड़ा आपको ना वोकैब थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहा करो, जिससे मतलब एटलीस्ट ये ना हो कि आपको किसी वर्ड का ही मीनिंग ना हो, उसकी वजह से कुछ मिस हो जाए। बाकी रीडिंग का ऐसा है कि जितने भी आपके कैम्ब्रिज के जो होते हैं, कैम्ब्रिज की बहुत सी एक टेस्ट बुक्स हैं, तो कैम्ब्रिज टेस्ट बुक्स को आप पढ़ सकते हो। वो कैम्ब्रिज, क्योंकि उसमें टेस्ट पेपर्स होते हैं, सॉरी, तो वो के टेस्ट पेपर बहुत ही सिमिलर लेवल के होते हैं जो एग्ज़ाम में आता है। आई थिंक वो करना बेटर होगा। रीडिंग में भी जो आपको सबसे ज़्यादा मुश्किल लगते हैं, जैसे एक टाइप ऑफ क्वेश्चंस, जैसे मेरे को थोड़ा ना हेडिंग्स मुश्किल लगते थे, जिसमें आपको हेडिंग्स बतानी होती हैं किस पैराग्राफ का ना, EBCD, तो वो मेरे को थोड़े से मुश्किल लगते थे। तो वही है, उसका जो भी आपको चीज़ मुश्किल लग रही है, जो भी पर्टिकुलर चीज़ आपको मुश्किल लग रही है, उसके ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पैसेजेस करने की कोशिश करो। वो चीज़ें अपने आप ही मतलब सॉर्ट होती जाएंगी। और रीडिंग में आप कुछ कर भी नहीं सकती, तो आपके दिमाग पे ही है कि आपको इतना समझ में आ रहा है, आपको नहीं आ रहा, तो फिर तो मुश्किल है। सो लास्ट है राइटिंग, एंड राइटिंग में सबसे ज़्यादा लोग कॉन्शियस भी हो जाते हैं। इसमें क्या है, बेसिकली 3-4 चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करनी है। सबसे पहली चीज़, आपको पैराग्राफ में आंसर लिखना है। ये आपका एक इंट्रोडक्शन वाला पैराग्राफ होना चाहिए, फिर BP1, BP2 एंड देन कंक्लूजन। ये एक फॉर्मेट है जो फॉलो करना ही है। अगर आप एक ही पैराग्राफ में पूरा लिख दोगे, 101% आपको 0 बैंड्स मिलेंगे। क्योंकि मैंने किसी बंदे का देखा था जो चेक करता था, उसने बोला था कि पैराग्राफ में लिखना बहुत ज़रूरी है। सेकेंडली, आपको इंट्रोडक्शन में पैराफ्रेज करना है। पैराफ्रेज इन द सेंस कि जो भी क्वेश्चन है उसको पैराफ्रेज कर दो। पैराफ्रेज मतलब कि जो भी सिनोनिम्स चेंज कर दो, और थोड़ा सा आपको बस ओवरव्यू देना है अपने इंट्रोडक्शन वाले पैराग्राफ में। और BP1, BP2 कुछ टेम्पलेट्स आते हैं, टेम्पलेट्स आप देख सकते हो। एंड टेम्पलेट्स के मतलब कि टेम्पलेट्स पूरे कॉपी नहीं करने हैं, लेकिन टेम्पलेट्स में कुछ कुछ लाइन ठीक होती हैं। जैसे फर्स्ट लाइन जो आप लिख सकते हो, कुछ लाइन्स आप टेम्पलेट से उठा सकते हो, विच इज़ गुड। उसके बाद जो सिनोनिम्स, सिमिलर वर्ड्स आपको यूज़ नहीं करने, सिमिलर वर्ड्स ही यूज़ करने हैं आपको। जैसे सिनोनिम्स का मीनिंग ही वही है कि सिमिलर वर्ड्स आपको यूज़ करने हैं। यू डोंट क्या है, सबसे बड़ी जो एक रेड फ्लैग होता है, जो होता है वो रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स। आपको सेम वर्ड बार बार यूज़ करना ही नहीं है, और इसीलिए आपको सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आने चाहिए, कि आपको पता हो कि एक ही वर्ड्स के मैं कितने वर्ड्स आगे। एटलीस्ट आप क्या करो, गूगल सर्च करो सिनोनिम्स ऑफ, या तो मैं अभी भी स्क्रीन पर दिखा दूँगा आपको, नहीं तो अगर आप गूगल सर्च करो सिनोनिम्स ऑफ बेसिक वर्ड्स यूज एवरीडे, आपको लाइन से इतने सारे वर्ड्स आ जाएंगे, उसके 2-3 सिनोनिम्स आ जाएंगे। वो सिनोनिम्स हल्के ईजी हैं, याद करना, और वो आपकी मतलब लाइफ टाइम आपको ईजी हो जाएगा। मतलब किसी से भी आप बात कर रहे हो, यू हैव सिनोनिम्स, सो वो बहुत अच्छी चीज़ होगी। सेकेंडली, जो आपका BP, अक्सर क्या होता है, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन तो हम देते हैं, लेकिन BPs का हम कंक्लूजन नहीं देते। जैसे आपको कोई भी टॉपिक आया, मेरे को टॉपिक आया था कि वर्क लाइफ और होम लाइफ में बैलेंस कैसे करें, तो उसमें आपको क्या करना है, आपको जैसे 2 पॉइंट्स बनाने हैं, 2 पे 2 BP आ जाएगा, तो आपको एक BP में एटलीस्ट 2 पॉइंट्स रखने हैं। सिर्फ 2 BP में 2 पॉइंट्स नहीं रखने, मतलब कि 2 BP में आपने 4 पॉइंट्स रखने चाहिए। फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ में, BP बॉडी पैराग्राफ में आपका 2 पॉइंट्स होने चाहिए, उसको मतलब एक्सप्लेन करो और एंड करो, मतलब कंक्लूड कर दो। फिर नेक्स्ट में भी मतलब कि दूसरे बॉडी पैराग्राफ में भी आपके 2 पॉइंट्स होने चाहिए, मतलब 3 लाइन में आप पहले को एक्सप्लेन कर दो, फिर दूसरे को, इससे आपका बॉडी पैराग्राफ भी बड़ा रहेगा। और क्योंकि आप एक ही चीज़ के बारे में कितना लिख लोगे, और अगर आप उसको खींचते जाओगे और उसका कोई बॉडी मतलब सेंस नहीं बना रहे हो, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो 4 पॉइंट्स बना लो और एक्सप्लेन कर दो, और लास्ट में और सबसे इम्पॉर्टेंट इसके बाद कनेक्टर्स यूज़ करना। कनेक्टर्स, ऑल दो, लाइक ये सब चीज़ें आपके जो सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स बनाती है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ही मांगती है, जो आईलेट्स के जो टीचर्स हैं वो चाहते हैं कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हम देखना चाहते हैं, मतलब उनको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से मतलब ना मिलता है ऑर्गेज़म, कि उनको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस चाहिए, और उससे आपके बैंड स्कोर सच में बहुत बढ़ सकते हैं। क्योंकि जब मैंने पेपर दिया था तो मेरा कंक्लूजन छूट गया था, लेकिन मैं कंक्लूजन लिख के ही नहीं आया, फिर भी मेरे 6.5 बैंड्स आउट ऑफ 9। तो अगर आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लिख रहे हो, कनेक्टर्स यूज़ कर रहे हो, बॉडी पैराग्राफ्स 2 में 4 पॉइंट डाल रहे हो, और एक्सप्लेन कर रहे हो, और जो इंट्रोडक्शन है उसमें अच्छा वो भी दे रहे हो, कंक्लूजन भी बस यही कंक्लूजन नहीं दे रहे हो कि सो दिस इज़ बिकॉज जो क्वेश्चन किया था, कंक्लूजन भी आप कहीं ना कहीं एक मीनिंगफुल कंक्लूजन दे रहे हो, तो आपको इजीली 7 या 8 बैंड आ सकते हैं।
कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत ईजी चीज़ है। सो ये थी वीडियो आज की। लाइक शेयर सब्सक्राइब देख दो अभी ना अपना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।